हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 498A में कैसे आप अपना केस लड़ सकते हैं और ऑर्डर्स आपके फेवर में आ सकते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं कुछ बात आपको बताने जा रहा हूं। आजकल इंटरनेट में इतनी सारी वीडियोस या सोशल मीडिया में इतनी सारी वीडियोस वायरल हो रही है अतुल सुभाष के केस के बाद कि हर एक को देखो मैट्रिमोनियल एक्सपर्ट बना पड़ा है। कोई कह रहा है कि अब नई गाइडलाइंस आ गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, क्वाशिंग हो जाएगी, अब हमारा भी केस ट्राई कीजिए। मेरे को भी कई मैसेज आते हैं, पर मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। जो मेरे यहाँ इन्फॉर्मेशन होती है वो रिसर्च बेस्ड होती है, ना कि कोई इवेंट से इन्फ्लुएंस होकर मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सन 2014 में मैंने कई हाई कोर्ट्स को ट्रैवल किया पूरी कंट्री में, जो कि कैलकाटा से लेकर बॉम्बे हो गया या कर्नाटका हो गया। पूरे मैंने हाई कोर्ट्स जो हैं इस कंट्री के गया हूँ, जहाँ पे मैंने 498A की क्वाशिंग के लिए ट्राई किया है। हर एक केस में अपना बेस्ट इनपुट दिया और कई केसेस में मेरे को रिजल्ट्स भी आए, जो कि मैंने रिजल्ट्स जो है पब्लिश किए हुए हैं। मैं बताऊंगा कहाँ पे मैंने पब्लिश किए हैं और आपको जो है लिंक भी दूंगा। तो जो भी मेरे यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है आज की डेट में, वो ट्राइड एंड टेस्टेड होती है। ये नहीं कि मैं एक ऑफिस में बैठा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, या फिर मैं जो है एक बेडरूम में बैठा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। मेरे जो रिसर्च है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, और रिजल्ट्स जो हैं वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। और ये मैं कहाँ शेयर करता हूँ? मेरी कम्युनिटी में, जहाँ पे 3000 से ज़्यादा मेंबर्स अभी हो चुके हैं। और इस कम्युनिटी में मेरी जो लेटेस्ट रिसर्च है वो आपको मिलेगी। आप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वो आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, वीडियो बनाना बड़ा आसान है, बट एक ट्राइड एंड टेस्ट करके रिसर्च बेस के आउटपुट देना वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, जहाँ पे मुझे 1500 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल करना पड़ता है। एक साइड का होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर दिल्ली से कलकत्ता अगर हम जाते हैं तो 1500 किलोमीटर होता है एक साइड का, और वापस उसी दिन ही आना होता है। तो यानी 3000 किलोमीटर मैं एक दिन में ट्रैवल कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है रिजल्ट्स मैं क्लाइंट्स को या आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ सारी ट्राइड एंड टेस्टेड है। उसके बेसिस पे मेरी खुद की जजमेंट्स हैं या मेरे खुद के ऑर्डर्स आते हैं, तब जाके मैं एलिजिबल होता हूँ आप सभी के सामने ये वीडियो बनाने के लिए। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग वीडियो बनाते हैं और सिर्फ वीडियो में ज्ञान दे देते हैं, पर कोई ट्राइड एंड टेस्टेड उनके कोई ऑर्डर्स नहीं होते, ना कोई जजमेंट्स नहीं होती हैं। अगर आपको जो है ये सारी ट्राइड एंड टेस्टेड रिसर्च चाहिए, मेरा ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं शेयर करता हूँ। पहली चीज़ तो ये हो गई। अभी वीडियो पे आ जाते हैं। अब मैं 498A क्वाशिंग के बारे में बात करता हूँ सबसे पहले, कि 498A का केस कैसे लड़े। देखिए, 498A की जो क्वाशिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जब आप जो है क्वाशिंग के लिए अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई जो है आप कहाँ पे करेंगे? आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में करेंगे। अभी जो है नया BNS के कानून के हिसाब से करेंगे। क्वाशिंग की जो है उसके लिए आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। अब किस स्टेज पे और किसके लिए अप्रोच करना है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। 2 स्टेजेस पे आप कर सकते हैं। एक तो FIR रजिस्टर होने के बाद, और एक चार्जशीट के बाद भी आप क्वाशिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है अगर FIR की बात करेंगे तो कुछ केस स्टडीज़ मेरे पास ऐसे हैं कि जिसमें स्टे ऑन इन्वेस्टिगेशन भी मिल गया है, या स्टे ऑन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट भी आपको मिल सकता है जब आप FIR क्वाशिंग या फिर नो कोअर्सिव एक्शन, ये 3 रिलीफ आपको इंटरिम में मिलेंगे। क्योंकि इंटरिम प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वाशिंग में टाइम लगता है। बट FIR स्टेज में जाने का नुकसान एक होता है कि बीच में अगर चार्जशीट फाइल हो गई तो आपको एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन डाल के फिर चार्जशीट की क्वाशिंग के लिए जाना पड़ेगा। और जब आप चार्जशीट की क्वाशिंग के लिए जाते हैं तब आप इंटरिम रिलीफ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? स्टे ऑन ट्रायल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या स्टे ऑन पर्सनल अपीयरेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आप 2 रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आप चार्जशीट की क्वाशिंग के लिए जाते हैं। तो मैंने कई हाई कोर्ट्स के जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैंने जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। सारी केस स्टडीज़ विद ऑर्डर्स आपको मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम किसके लिए जाएं, अब हम किसके लिए जाएंगे क्वाशिंग? आप सबसे पहले सब फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं जाएंगे। हस्बैंड के अलावा आप माता पिता, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, अगर माता पिता के खिलाफ भी स्पेसिफिक एलिगेशन है तो सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ के खिलाफ जाइए। तो देखिए कि एलिगेशन किस प्रकार के हैं।
एलिगेशन अगर स्पेसिफिक है, अगर माता पिता के खिलाफ भी स्पेसिफिक एलिगेशन है तो आपका केस क्वॉशिंग के लिए बनता ही नहीं है। मत ट्राई कीजिए, बेटर है आप ट्रायल फेस कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। और अगर आपके बिल्कुल वेग एलिगेशंस हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके एलिगेशंस क्या है, वेग है, स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है, कैसे एलिगेशंस हैं। उस बेसिस पे आप जो है डिसाइड कर सकते हैं कि माता पिता के लिए जाएं, सिस्टर के लिए जाएं, ब्रदर। आप अपनी क्वाशिंग अभी नहीं जाएंगे, आप हस्बैंड की क्वाशिंग बिल्कुल भी नहीं जानी है इनिशियली, और हस्बैंड और रिलेटिव्स को कभी भी कंबाइन नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ पे रिलेटिव्स को भी रिलीफ मिलना होता है वहाँ पूरी की पूरी क्वाशिंग एप्लीकेशन ही डिसमिस हो जाती है। तो कई बार हस्बैंड को हटाना ही समझदारी होती है। एक बार मेरा ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में केस था, वहाँ पे हमने हस्बैंड को हटाया, रिलेटिव्स के लिए हमने पूरा का पूरा क्वैश करवा दिया था केस, बट हस्बैंड को हमें उसमें हटाना पड़ा। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हमेशा जो है रिलेटिव्स का अलग क्वैशिंग चाहिए, हस्बैंड की अलग क्वैशिंग चाहिए, अगर केस बनता है हस्बैंड का। अब मैं आऊँगा हस्बैंड की क्वैशिंग कब जाने चाहिए। हस्बैंड की क्वैशिंग कब जानी चाहिए, हस्बैंड का जो है केस आपको देखना पड़ेगा। अगर बिल्कुल ही वेग एलिगेशन हस्बैंड के खिलाफ भी हैं तब हस्बैंड की क्वैशिंग भी जानी चाहिए, बट वो अलग से फाइल कीजिए। दूसरी चीज़, अगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं आपके केस में, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डाइवोर्स के 2 साल बाद 498 केस फाइल किया है, तब आप जा सकते हैं क्वैशिंग के लिए। 1 महीना हुआ नहीं है शादी को, या 10 दिन रही है कुल आपके साथ वाइफ, तब आप जा सकते हैं। या फिर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग मैरिज है, यानी 29-30 साल की जो मैरिज है, उसके बाद अगर आपको क्वैशिंग के लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि इतनी लंबी शादी में तो बिल्कुल ही इम्प्रॉबेबल अगर लगे ना एलिगेशंस, वो चेक करना है कि अगर एलिगेशन इम्प्रॉबेबल है, जैसे मैंने आपको कुछ 3-4 एग्जांपल बताए जहां हमें हस्बैंड के लिए भी रिलीफ मिला, तब आपको हस्बैंड की क्वैशिंग के लिए 100% जाना चाहिए, पर अलग से जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये हो गया कि रिलेटिव्स की क्वैशिंग के लिए जाइए तो आपको फ़ायदा होगा। तब आप ये जो मैंने इंटरिम ऑर्डर्स पहले बताए थे, वो आप इंटरिम ऑर्डर सबसे पहले लीजिए, यानी स्टे ऑन पर्सनल एग्जाम्पशन, स्टे ऑन ट्रायल, या फिर स्टे ऑन इन्वेस्टिगेशन, स्टे ऑन पर्सनल अपीयरेंस। ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं जब आप जो है क्वैशिंग के लिए रिलेटिव्स के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है। देखिए, कुछ रिलीफ मिले आपको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी ना मिले, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो है क्वैशिंग के लिए हमेशा जाना चाहिए? जी बिल्कुल भी नहीं, हमेशा नहीं जाना चाहिए। हर एक केस एलिजिबल नहीं है, इनफैक्ट 80 से 90% केसेस एलिजिबल ही नहीं है क्वैशिंग के लिए। तो आपको जो है एफआईआर का कंटेंट देखना पड़ेगा, तब जाके ही हम बता सकते हैं कि ये केस एलिजिबल है या नहीं है। फिर कई केसेस में काउंटर केसेस होते हैं कि आपने कोई केस फाइल किया तो वाइफ ने एक और काउंटर केस फाइल किया। तो आजकल कोर्ट्स ज़्यादा सेंसिटिव है ऐसे केसेस को लेके, ऑल्दो पहले ये मैटर ऑफ ट्रायल होता था, बट आजकल थोड़े सेंसिटिव हो गए हैं इन सब के लिए। तो आपको इनमें भी रिलीफ मिल सकता है अगर आपके काउंटर केसेस है, जिसमें अचिन गुप्ता की जो जजमेंट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने भी अभी लास्ट वीक ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट से ऐसा रिलीफ लिया था कि काउंटर केस हस्बैंड ने फाइल किया था, उसके काउंटर में जो है वाइफ ने 498 डाला, तो इसमें जो है रिलेटिव्स का तो हाई कोर्ट में क्वैश कर दिया था केस, बट जो हस्बैंड है उसके लिए हमने स्टे ऑन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट ले लिया था, अभी वो केस चल रहा है। और इसके अलावा जो है क्वैशिंग के अलावा कोर्ट जो है जनरली ये भी कर सकता है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ ट्रायल, जिसमें कई कई साल लग रहे हैं ट्रायल के डिस्पोजल में। वहाँ पे कोर्ट ये कह सकता है कि इसे 3 महीने 6 महीने में आप डिस्पोज ऑफ कीजिए ट्रायल। तो कई केसेस में कोर्ट को लगता है कि ट्रायल फेस करना ही ठीक है, तो एक्सपीडिशियस डायरेक्शन दे सकता है कोर्ट। ऑल्दो ये भी रेयर है, पर कई केसेस में दे देते हैं कोर्ट्स। तो ये सब चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपके ऊपर 498A केस हो। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरा पूरा 1 साल इसमें मैंने स्पेंड किया है। इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो ज़रूर चेक कीजिए, और मेरी कम्युनिटी का ज़रूर पार्ट कीजिए। जैसे जैसे ये केसेस आते रहते हैं तो मैं जो है अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर करता रहता हूँ। और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन प्लीज़ फॉलो कीजिए, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, नहीं तो आप जो है फॉलो करिए वो इन्फॉर्मेशन, बट वो कोई काम की नहीं होती ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ट्राइड एंड टेस्टेड ना हो। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।